Good morning, dear students. Today I am going to take chapter 3 of class 8th English literature, Honeydew. The name of the chapter is Glimpses of the Past. What is the meaning of glimpses? Glimpses means glance, or in Hindi we can say that झलक, clippings. तो पास्ट किस में कुछ क्लिपिंग दे रखी है, उसके माध्यम से हमें समझाया गया है कि किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ है. It is started from 1757 to 1857. उसमें अलग अलग पिक्टोरियल ग्लिम्सेस दे रखे हैं, पिक्टोरियल इमेजेस दे रखे हैं, और उसमें उस पिक्चर्स के अंदर स्पीच बबल्स दे रखे हैं. क्या उस समय बातें हो रही थी, क्या एक दूसरे को बोल रहे थे, क्या समझ रहे थे, तो सारी चीज़ में दे रखा है ताकि इसके माध्यम से हम समझ सकें कि जो 1857 का जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो कैसे हुआ था और इस घटना तक कैसे पहुंचा था. स्टार्ट होता है यहाँ से. दिल्ली में एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आज़ाद होने के बाद दिल्ली में एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में लता मंगेशकर अपने गाना के माध्यम से सारे वीर जवानों को याद कर रही है, उनकी कुर्बानी को याद दिलाने की कोशिश कर रही है. सेकेंड पॉइंट में दे रखा है सेकेंड पेज पे, द कंपनीज कन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. इसमें फर्स्ट इमेज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उस समय कंपनीज, जब 1765 का ये मैप है, और उस मैप में आप देख रहे होंगे जो ये डार्क कलर है, डार्क कलर ये सब है ना ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर में है, और जो वाइट कलर दिख रहा है ये भी हमारा इंडियन प्रिंसेस है. अलग अलग राजा जो अपने साम्राज्य में राज करते हैं उनका ये पूरा ये मैप दिया गया है. पूरे भारत में इस तरह से था. शुरुआत में आप देखेंगे कि जैसे ब्रिटिश के पास जो है ना बहुत कम जगह थी, मतलब इन लोगों ने बहुत कम उसमें टेरिटरी पे ही कब्जा जमा पाया था. अब किस तरह से वो पूरा भारत देश को गुलाम बना लेता है, दैट वी विल रीड इन दिस स्टोरी. इसमें देखा गया है कि सेकेंड पिक्चर में कि जैसे कुछ प्रिंसेस है, कुछ किंग है, वो ऐसा सोचते हैं, मतलब जिनकी जो साइटेड थी, शॉर्ट साइटेड था, मतलब उनकी जो सोच बहुत छोटी थी, और उनकी छोटी सोच के कारण वो क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे. अब इनका ऐसा कहना है कि जो दूसरा राजा है वो बहुत जल्दी राजा बन गया है. जहाँ पे लिखा अप स्टार्ट मीन्स होता है द किंग हुइच बिकम्स वेरी रिच वेरी सून, या बोलते हैं कल का नवाब, हिंदी में बोला जाता है कल का नवाब, जो बहुत जल्दी पैसा कमा के या कुछ भी करके बहुत जल्दी ऊपर उठ जाता है इलीगल तरीके से. तो ये जो देख रहा है कि वो जो दूसरा राजा जो बहुत जल्दी अच्छा बड़ा साम्राज्य कर लिया है, उससे इनको जलन हो रही है. तो इन्होंने क्या सोचा है कि क्यों ना हम ब्रिटिश से हेल्प ले, और ब्रिटिश का हेल्प लेकर उस राजा को हरा दे, और उस राज्य पे हमारा कब्जा हो जाएगा. तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, फाइट किया, और ब्रिटिश क्या करते थे, उस दूसरे राजा को हरा देते थे, और फिर क्या करते थे, उसको उस राज्य को खुद के अंडर में कर लेते थे. और इस राजा को, जिस राजा ने दूसरे राजा को हरवाने के लिए ब्रिटिश का सपोर्ट लिया था, फिर ब्रिटिश क्या करते, किसी और राजा का सपोर्ट करके इस राजा को भी हरा देते और इसका साम्राज्य भी जीत लेते. इस तरह से फाइटिंग चलती रही. ब्रिटिश यही करता गया, और ब्रिटिश क्या किया, थर्ड इमेज में आप देख रहे हैं, ब्रिटिश ने यही किया कि एक एक करके उसने क्या सारे राज्यों को अपने अंडर में करता चला गया. ऐसे बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनकी जो थॉट थी बहुत नैरो थी. इट वाज हैविंग शॉर्ट साइटेड, मतलब जो लंबे समय दूर तक नहीं समझ पाता था, जो होता है ना बहुत आगे की सोच के काम करते हैं. जैसे हमारे घरों में देखे होंगे, जैसे मम्मी पापा आगे के समझ के कि आगे क्या परिस्थिति होगी नहीं होगी, उसके अनुसार आज उसके अकॉर्डिंग खर्चे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आज इनकम करते हैं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आगे का नहीं सोचते हैं, आज जो है ख़त्म कर दो, कल का कल देखेंगे, तो उनका भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं रहता है. तो ऐसे कुछ राजा थे जो बस आज की सोचते थे, कल की नहीं सोचते थे. इसके कारण अंग्रेज़ों ने उन लोगों को अपना गुलाम बनाते चले गए. लेकिन सभी राजा नहीं थे, कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्हें समझ में आ रहा था कि हमें भविष्य सुरक्षित कैसे रखना चाहिए. तो ऐसे थे एक टीपू सुल्तान, मैसूर का टीपू सुल्तान. उनको समझ में आ गया था अंग्रेज़ों की चाल, और इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश से बिल्कुल लड़ा और आखिरी दम तक लड़ते रहे. इसके बाद क्या हुआ, तो इसका देखेंगे जो लोगों का रिएक्शन. कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि ब्रिटिश बहुत अच्छा है, उनके आने से हमारे यहाँ शांति हो गई है, जो कुछ राजा जो बदमाश थे वो लोग हट गए हैं, और इस तरह से वो लोग सोचते हैं कि राजा भगवान ने ही ब्रिटिश को हमारे यहाँ हमारे अच्छे काम के लिए भेजा है. लेकिन सेकेंड इसमें जब देख रहे हैं वो ये कुछ लोग ऐसा मान रहे कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स. कुछ लोग ऐसा मान रहे थे कि जो ब्रिटिश, वाइट मैन मतलब ब्रिटिश को बोला जाता है, गोरे लोग हिंदी में बोलते हैं,
तो उन लोगों ने क्या किया है, हमारे राजा को मार दिया है, हमारे राजा से उनके साम्राज्य को छीन लिया है। इस तरह से हमारा राजा उनका गुलाम बन गए, कैसे भी थे लेकिन वो हमारे अपने थे, हमारे देश के थे। और इस तरह से फॉरेनर, हम सब क्या हो गया, इस फॉरेनर्स के हम लोग गुलाम बन चुके हैं। कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा है कि अंग्रेज़ों ने किया वो गलत किया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा किया था। थर्ड पॉइंट में दे रखा है ब्रिटिश रूल, किस तरह से ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर करने लगे, किस तरह से हमारे ऊपर वो अपना अधिकार जमाने लगे और किस तरह से हमारे ऊपर वो राज्य करने लगे। इसमें कुछ रिलीजियस लीडर्स भी थे जिनका भी हमारे देश को बर्बाद करने में पूरा हाथ है, और जिन लोगों ने, जिनकी आइडियाज़ थी अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज, है ना। इस तरह से जो रिलीजियस लीडर्स थे वो ऐसा मानते थे कि अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज को बनाए रखे, मतलब उनके कारण ये सारी चीज़ें जो सोशल की जो इविल चीज़ें थी, बुराइयाँ थी, वो सब चीज़ें किनके कारण था, इन लोगों के कारण था। देखिए इनका क्या कहना है कि कोई भी इस देश को अगर क्रॉस करेगा तो अपना धर्म खो देगा, ऐसा इस रिलीजियस लीडर का कहना है। दूसरे तब देखिए ये ऐसा कहता है कि जितने भी हमारे देश में जो माइजरी हो रही, ये बुरी स्थिति हो रही है, उस सबका कारण कौन है, वुमेन है, मतलब औरतें ही पूरी ये सारी चीज़ें जो चीज़ गलत हो रहा है देश में सबका जिम्मेदार कौन है, औरतें हैं। इस तरह से इनका मानना है। तो इस तरह से पूरा हमारे देश में चारों तरफ बुराइयां ही फैली हुई थी, कोई भी अच्छा चीज़ नहीं था, और यही उसका वजह था जिसके कारण अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते गए और हमको आपस में लड़ाते गए और हमारे ऊपर कब्जा जमाते गए। इसमें देखिए क्या कहता है, अब देखिए ब्रिटिश के आपस की बातें क्या है, ब्रिटिश क्या सोचते हैं हमारे बारे में। ब्रिटिश उस समय हमारे बारे में ये सोच रहे थे कि हम लोगों ने क्या किया है, नहीं इस तरह से क्या हुआ है कि इंडियन जितने भी थे वो अपने आत्मसम्मान तो खो दिया है। अब ब्रिटिश उनको धुतकारते थे, घृणा की नज़र से देखते थे, बोले ये लोग सब ऐसे ही है, बेकार है, बिना काम के हैं। देखो इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे वो अविश्वासी हैं। एक ब्रिटिश का कोई ऑफिसर है वो दूसरे से क्या कह रहा है कि इंडियन जितने भी वो कैसे हैं, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, न ईमानदारी है उसके अंदर, जो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो देखिए वहाँ पे एक व्यक्ति है जो इनके बटरिंग कर रहा है और कह रहा है कि ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, आप सच बोल रहे हैं लेकिन हम लोग ईमानदार हैं। इधर ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश चूंकि क्या था वो मर्चेंट था, व्यापारी था, तो उन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए फार्मर्स के ऊपर, यहाँ के जितने भी मर्चेंट या व्यापारी या जो बिजनेसमैन थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और ज़्यादा टैक्स लगाने के कारण जितने भी जो फार्मर्स थे वो उस टैक्स को पे नहीं कर पाते थे, और इसके कारण क्या होता था कि जो अंग्रेज़ जब टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो उस किसान का ज़मीन हड़प लेते थे, अगर नहीं देंगे तो फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस तरह से उनकी ज़मीन भी धीरे धीरे अंग्रेज़ अपने अंडर में करते चले गए। आगे दे रखा है कि ब्रिटिश ने क्या किया, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक तो खूब सारा टैक्स लगा ही दिया जितने भी जो बिजनेसमैन थे और फार्मर्स थे, और उसका तो उन्होंने एक और नया चीज़ किया, उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने नया चीज़ किया कि वो जो प्रोडक्ट्स थे, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स थे इंग्लैंड में, वहाँ से इंडिया में मंगाने लगे। उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, जिसके कारण वो जो प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से इंडिया आता था वो बहुत सस्ता होता था, और वो उसके कारण वो यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। अब जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ इंडिया के जितने भी इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लग गई, क्रिपल हो गए, मतलब अपंग हो गए, क्योंकि जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो बिक नहीं रहे थे क्योंकि वो महंगे थे, और चूँकि वो इंग्लैंड से जो प्रोडक्ट मंगाते थे वो बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के मंगाते थे, वो सस्ते थे। इसके कारण लोगों ने इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स थे उसको खरीदना शुरू कर दिया, और हमारे इंडियन के जो प्रोडक्ट्स है वो उसको खरीदना बंद कर दिया। तो जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज है इट स्टार्टेड बीइंग क्रिपल्ड, वो धीरे धीरे अपंग होना शुरू हो गया या फिर बंद होने के कगार पे चले गए। जैसे आज लोग कर ही रहे थे, कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश के सामान हम चाइना के हम प्रोडक्ट खरीद रहे थे क्योंकि बहुत सस्ता है, और इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे थे, इसलिए इंडियन इंडस्ट्री भी धीरे धीरे कैसे होने लगे थे, बिल्कुल क्रिपल होने लगे थे, अपंग होने लगे थे, बंद होने के कगार पे आ गए थे। अब देखो उसके कारण क्या हुआ, जितने भी जो इंडियन आर्टिस्ट थे जो हाथ से अपना सामान बनाते थे और बेचते थे, और कुछ बिजनेसमैन थे जो यहीं पे अपने प्रोडक्ट बना के बेचते थे, वो सब धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है राजा राम मोहन रॉय फ्रॉम 1772 टू 1833। राजा राम मोहन रॉय चूँकि ही वॉज अ लर्न मैन, वो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, उन्हें समझ में आ रहा था कि हमारे देश में क्या कमी है, हम सब अंग्रेजों को गुलाम क्यों होते जा रहे, उसका रीज़न उसको समझ में आ चुका था। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा कि जितने भी जो लोग हमारे यहाँ सब हम पुराने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसमें जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को हमारे लिए हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो सोशल इविल है ना, वो वजह है हम लोगों को गुलाम बनाने का।
तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि सबसे पहले हम अपने देश को क्या करेंगे, हम अपनी पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, लेकिन कौन सा जो अच्छा है, जो बुरा है उसको हटाएंगे, और सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, उन सबको सुपरस्टिशन से हमें क्या करना, बाहर निकालेंगे, तब जाके उनमें समझ आएगी और फिर हम एकजुट होंगे और फिर हम देश को आज़ाद करा पाएंगे। ऐसा राजा राम मोहन राय का विचार था, उन्होंने शेयर भी किया। वो अपने वाइफ से कहता है उसको समझाने के लिए कि हमारे देश में सब अलग अलग लीडर हैं, मतलब अलग अलग लीडर मतलब अलग अलग गाय की तरह हैं। और जब अलग अलग गाय हैं, मतलब कोई काऊ ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई वाइट है, किसी भी कलर का काऊ हो, किसी भी कलर की गाय हो, लेकिन वो दूध तो सब सफ़ेद ही देती है। इट मीन्स दैट जितने भी लीडर अलग अलग रिलीजन के हैं, लेकिन सबका जो उद्देश्य है सबका एक ही है। फिर वो क्या करता है, उस चीज़ को समझने के बाद वो सबसे पहले इस चीज़ को अपने सोसाइटी में, अपने देश में फैलाने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च करता है और उस चीज़ को बताता है कि किस तरह से हमारे अंदर क्या कमी और क्या सही है, उसको बताने के लिए, ताकि सभी लोगों को एकजुट कर सकें। ये बताने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर का स्टार्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि बाद में अंग्रेज़ों ने इसके न्यूज़पेपर को ही बंद करा देते हैं, है ना। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उसके न्यूज़पेपर को बंद करवा देता है। ये डाउट होता है कि ये फिर देश को आज़ाद कराने का पहले, या ऐसा सोचते हैं कि ये क्या करा, सोसाइटी को बना रहे हैं जो हमारे खिलाफ हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इनके न्यूज़पेपर को बंद करा दिया। अब उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान राजा राम मोहन राय फिर देश से बाहर गए, विदेश में जाकर उन्होंने समझा कि ब्रिटिश इतने पावरफुल क्यों हो रहे हैं। वहाँ पे जाकर उन्होंने समझाने की कोशिश किया है, क्या समझाने की कोशिश किया ब्रिटिशर्स को, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। क्या बोलता है वो, कि हम आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको भी क्या करना चाहिए, हमें एज अ प्रजा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी रूलर ओज टू हीज सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी भी याद रखना चाहिए कि जो एक सब्जेक्ट के मतलब ये प्रजा के प्रति होती है। ऐसा उन्होंने वहाँ पे जाके समझाने की कोशिश किया, ताकि वो हमें एज ए प्रजा ट्रीट करें। अभी तक एज ए प्रजा ट्रीट नहीं कर रहे थे, वो कैसे ट्रीट कर रहे थे, हमें एज ए गुलाम, मतलब हमें बस वो निचोड़ रहे थे, हमसे सारे प्रॉफिट लेना चाह रहे थे, हमें गुलाम बनाते, हमें बर्बाद कर रहे थे। तो इन्होंने चाहा कि अगर ऐसा भी है तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा उन्होंने वहाँ पे अपने विचार रखा। ऑपरेशन का मतलब होता है विरोध। 1765 to 1835 लोगों में धीरे धीरे विरोध आने लगा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने ऐसी बात रखी, लेकिन अंग्रेजों ने बिल्कुल भी नहीं सुना। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, मतलब उसके बाद कंटिन्यू ब्रिटिशर ने इंडियन को तंग करते रहे, परेशान करते रहे, कुछ भी नहीं सुना। एक तो और उन्होंने नया रूल लिया है 1818 में, दे हैड पास रेगुलेशन 3rd। उस रूल के एक्ट क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडियन है, कोई गलती होती है या नहीं भी होती है, तो उसका ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल का मतलब होगा उसका कोर्ट में कोई पेश नहीं किया जाएगा, कोई कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये रूल 3rd लेकर आए 1818 में। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। वो पूरे समय क्या करते, हमेशा ब्रिटिशर्स ऑफिसर जो थे बहुत अच्छे सैलरी लेते थे, और जितना भी उनके जो पैसे होते थे सब खुद के प्राइवेट बिजनेस में लगाते थे, और इस तरह से और फ्लोरिश होते चले गए वो। बाय 1829 अब उस समय क्या हुआ था, ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। उस समय ब्रिटिश ने 1829 में कितने 7 करोड़ रुपए इंडिया से कमाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट खूब फ्लोरिश, मतलब जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी वो खूब अच्छा समृद्ध होता चला गया, और इंडियन इंडस्ट्रीज बुरी तरह से ख़त्म हो गई। उस समय ये जो गवर्नर है बुंटिक रिपोर्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा था इंडियन के बारे में, कैसे इंडियन लोग हैं। उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें हैं, वो उन्होंने क्या कहा था, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि जो इंडिया के प्लेन्स पे जो कॉटन के जो हड्डियां हैं वो कौन हैं, वीवर्स है। ये जो मतलब इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था कि जो बनाने वाले लोग हैं वो अपने खून पसीने से सब कुछ कर रहा है, और हम वो उसको बेच रहे हैं। मतलब हम ये जो भी कर रहे हैं वो सब इंडियन के इसके अंदर क्या है, खून पसीने हैं। इस तरह से उन्होंने कमेंट दिया था। इन द 6th पॉइंट देयर इज डिससेटिस्फैक्शन। 1835 to 56 का जो पीरियड था उसमें लोगों के बीच में अब समझ में आने लगा था कि जो अंग्रेज़ हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग एकजुट होने लग गए थे, उनसे डिससेटिस्फाई होने लगे थे, उनसे अब परेशान हो गए थे। अब सब एकजुट होकर उनके खिलाफ अब कुछ करने की कोशिश करेंगे।
अब उस समय अंग्रेज़ों ने सोचा कि जैसे इंडियन जो भी है वो दो ही लैंग्वेज जानते हैं, या तो पर्शियन पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं। तो वहाँ के किसी इंग्लिश मैन ने कहा कि क्यों ना हम यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाएं, ताकि हम उन्हें अपने लिए क्लर्क या लोअर लेवल पे उनको अपॉइंट कर सके, उनसे काम करवा सके, क्योंकि अभी ऐसा है कि वो नहीं कर पाते। तो उसके लिए एग्री हो गए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबको अब इंग्लिश सीखना कंपलसरी है। उसका रिएक्शन ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि इससे तो अच्छा है कि हम अगर अपन पढ़ लेंगे इंग्लिश तो हम कम से कम अंग्रेज़ी से बात तो कर सकेंगे, हमारी मटेरियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि हम अपनी परेशानी को हम पार्लियामेंट तक इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव वे में लिया। 1856 तक, जब तक है ना अंग्रेज़ों ने, देखो जितने भी ब्लैक दिख रहा है वो सब ब्लैक एरिया जो दिख रहा है टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश का हो चुका है। अब सिर्फ वाइट को कुछ बचे हुए वही इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, बाकी सब अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश हो चुके हैं। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। हाँ, अब जितने भी जो भारतीय हम लोग जो थे, हमें समझ में आ गया था कि क्या ब्रिटिशर ने हमारे साथ किया है। इसमें लोगों का रिएक्शन है। देखिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे राजा हैं अब क्या हो चुके हैं, वो अंग्रेज़ों के हाथ के कठपुतली बन चुके हैं। हम लोगों ने अपना जॉब खो दिया है, यहाँ तक कि हमने अपनी ज़मीन खो दी है, यहाँ तक कि हमारे जो ब्रदर्स सिस्टर्स है उसको वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? हम सिर्फ बातें करते रहेंगे कि हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए। दिस वाज द रिएक्शन फ्रॉम द पीपल। मतलब अब लोगों में सही चीज़ें समझ में आने लग गई थी। इन द 7th पॉइंट, द स्पार्क्स मतलब चिंगारी। अब चिंगारी भड़क गई थी लोगों के मन में। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूल द पीसेंट्स। जो टैक्स लगाए गए थे, इतना ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे जिसके कारण जितने भी जो पीसेंट थे, जितने भी जो किसान थे वो बुरी तरह से नष्ट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। उसी में एक था बंगाल का संस्थान, जिन्होंने अपनी ज़मीन ये नए रूल के कारण ज़मीन खो दी थी। उन्होंने क्या किया, वो बहुत काफ़ी नाराज़ हो गए थे अंग्रेज़ से, और उन्होंने क्या किया 1855 में जाके उन लोगों के साथ मिल के बहुत से यूरोपियन को मार डाला। अपने सपोर्टर के साथ में लेके बहुत सारे यूरोपियन, बहुत सारे इंग्लिश मैन को उन्होंने फिर क्या करा, मार ही दिया। डिसकंटेंट वाज ब्रिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और इस तरह से उसके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन थी वो धीरे धीरे जो इंडियन आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस थे जो आर्मी के फॉर्म में थे, उन लोगों में भी धीरे धीरे डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो गया था। देखिए क्या कहते हैं लोग, ये बोलते हैं जो वाइट सोल्जर्स है वो बहुत सारा अमाउंट लेते हैं, बहुत सारा सैलरी लेते हैं और एक अच्छे मकान में रहते हैं, और हम लोगों को बहुत कम सैलरी देते हैं, प्रमोशन भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि वो कौन होता है अंग्रेज़, हमें इस कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए कहने वाले, हमारे ओल्ड ट्रेडिशन है, क्योंकि हम अगर इस देश को छोड़ के जाएंगे तो हमारा धर्म खो देंगे। तो वो कौन होता है हमें अपने इस तरह से फैसला लेने वाले? हमें अंग्रेज़ों को, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़, हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ही चाहिए, निकालना ही होगा। उसमें था सिपाही मंगल पांडे, उसने एक एडजस्टेंट रेजिमेंट के ऊपर अटैक किया और ख़त्म कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। इस तरह से कितने हज़ारों जो आर्मी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए थे, उन लोगों ने अपने यूनिफॉर्म उतारना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ हो गए। कुछ इंग्लिश मैन जो थे, कुछ अंग्रेज जो थे वो अच्छे भी थे, जिसने इनको बताया, जैसे ब्राह्मण है और यहाँ पे मुस्लिम आप देख रहे हैं, इनको बताया कि जो आप यूज़ करते हैं बुलेट, जो जहाँ से काट के बुलेट का यूज़ करते हैं, उसमें काऊ और पिग्स के फैट लगे हुए हैं। ये सुन के जो ब्राह्मण था वो चिढ़ गया, बोले क्या अंग्रेज, ये फिर ये मुस्लिम था वो भी चिढ़ गया, बोले ये वाइट मैन ने हमारे साथ धोखा दिया है, मतलब हमें गलत तरीके से हमारे धर्म नष्ट किया है। और इस तरह से जो चीज़ें थी, स्पार्क सभी के अंदर धीरे धीरे फैलती चली गई। Soon, chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. अब सब में धीरे धीरे जो चीज़ें समझ में आने लगी थी कि इस तरह से हम अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है, तो लोगों में क्या किया वहाँ से, जैसे अगर हम सीधा खुलेआम बोलेंगे कि हाँ हमें अंग्रेज़ को भगाना है, तो जो भी सिपाही या जो सुनते थे वो बिना ट्रायल के जेल में डाल देते थे। तो चोरी छुप के सारा काम करना पड़ा था। उन्होंने एक नया तरीका निकाला था कि जितने भी जो राजा थे वो अपने जितने प्रजा को साथ में लेने के लिए चपाती भेजते थे, रोटी भेजते थे। जहाँ जहाँ रोटी जाता था उससे मालूम जाता है उन सबको कहाँ आना है एक पर्टिकुलर जगह पे, मतलब जो भी इनको मीटिंग करना वो सारी चीज़ करने के लिए मैसेज भेजते थे। इसी तरह से जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स में भी इस तरह के इस तरह से सोल्जर में भी धीरे धीरे बिना किसी को पता चले ऐसा उन्होंने सीक्रेट में सारा काम किया। और लोटस फ्लावर भेजते थे एक दूसरे को जो एकजुट करने के लिए, और ये मैसेज था कि डेथ टू द फॉरेनर्स, ये फॉरेनर्स की अब मौत निश्चित है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया 1857 में जाके रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया। उस समय मेरठ में खूब बहुत बड़ा
विद्रोह हुआ था जिसमें बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारा गया था। फिर दिल्ली पहुंचा गया, दिल्ली में उन सबको लेके गए तो उन लोगों ने नारा लगाया दिल्ली कोर्ट में, लॉन्ग लिव आवर एम्पर बहादुर शाह, है ना। इस तरह से वो सब जगह इस तरह से विद्रोह फैलता चला गया। बहुत सारे लैंडलॉर्ड जिन्होंने अपना ज़मीन खो दिया था वो ब्रिटिश के खिलाफ हो चुके थे और सबका यही था कि किसी तरह से इस वाइट मैन को बाहर निकालो, जो भी जिस तरह से हमें हेल्प लेना पड़ेगा हम सब हेल्प एक दूसरे को करेंगे और इस अंग्रेज़ को बाहर निकालेंगे। लास्ट पॉइंट 9 में दे रखा है द फाइट फॉर फ्रीडम। 1857 में जाके पहली बार स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी गई। इसमें सारे लोग अपने अपने जगह से लड़ना शुरू कर दिए थे। इसमें थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी लखनऊ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इधर जो थे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजियाबाद, उन्होंने भी लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एकत्रित हुए और लड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे, ये लोग भी सब इकट्ठे हो गए। अब अंग्रेज़ों को लड़ना है, अंग्रेज़ों से लड़ना, उसको यहाँ से भगाना है। ये 80 ईयर्स के कुंवर सिंह सी थे, 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह और बिहार, उन्होंने भी क्या किया, जब उसको कमर में गोली लगी तो उन्होंने भी कहा कि मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और इस तरह से 80 ईयर्स ओल्ड राजा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में आ गए। सो इट वॉज ऑल द क्लिपिंग्स by which we have tried to understand how we came to the position that we can get independence by fighting. Thank you so much.